नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साल 2021-22 का कुल 34,83,236 करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया। साल 2021 के आम बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी। हर वर्ग का व्यक्ति इस बार के बजट से उम्मीद कर रहा था कि शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोटली से उनके लिए कुछ अच्छा निकलेगा। पिछले बजट के मुताबिक इस साल के बजट में कुछ खास होगा। आम जनता को आम बजट से कुछ ज्यादा ही मिलने की उम्मीदें थी और इस बार के बजट में क्या किसको मिला है, इस रिपोर्ट में हम आपको वो बताएंगे। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए हिंदुस्तान का संसद में पेपरलेस बजट पेश किया। इस बार के बजट में किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा लोगों के लिए कई ऐलान किए गए। जहां स्वास्थ्य और विनिवेश के लिए बम्पर ऐलान किए गए तो वहीं सैलरीड क्लास के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ। बुजुर्गों के लिए, जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा है, उनको इनकम टैक्स फाइल करने से राहत दी गई है। कोरोना काल में इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि हेल्थ सेक्टर को मोदी सरकार की तरफ से कुछ न कुछ खास जरूर मिलेगा और मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी भी की है। साथ ही एक खास स्कीम भी चलाई है। मोदी सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया है। इस बार के आम बजट से किसानों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस बार के बजट में भी किसानों को ज्यादा कुछ नहीं मिला। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसान पिछले करीब 2 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए। किसान आंदोलन को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस बार किसानों के लिए पूरा खजाना खोल देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले साल के मुकाबले इस बार कृषि बजट में 2% का ही इजाफा हुआ है। बजट में खेती किसानी के लिए सिर्फ 2% बढ़ोतरी की गई है। साल 2019 और 20 में सरकार ने कृषि क्षेत्र को 1.12 लाख करोड़ रुपए दिए थे। 2020 और 21 के लिए कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 1.45 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इस साल यानी 2021 और 22 के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। हालांकि बजट में सरकार का जोर कृषि से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर रहा। बजट में किसानों के लिए क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। सरकार ने साल 2021-22 के लिए खेती लोन को 15 लाख करोड़ से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ करने का ऐलान किया। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन करने वाले किसानों को ज्यादा लोन अब उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा। स्कीम के जरिए पहले टमाटर, आलू और प्याज की खरीदी होती थी, लेकिन अब जल्दी खराब होने वाले 22 नए उत्पादों को इसमें शामिल करने की योजना है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी यानी कृषि मंडियों की अब पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। घरेलू किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब कृषि उत्पादों के आयात पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने 1000 और मंडियों को डिजिटल व्यापार से जोड़ने की कवायद भी शुरू करने का फैसला लिया है। मौजूदा वक्त में 1.68 करोड़ किसान ई-नैम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है और लगभग 1.14 लाख करोड़ का व्यापार कर चुके हैं, जिसे अब बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके अलावा गांव देहात में बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। इस बजट में एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की है और एपीएमसी को सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। बजट में सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस सरकार का अब तक का सबसे बड़ा और लंबा विरोध आंदोलन भी किसान संगठनों ने ही किया है और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान भी कर दिया है। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद टेलीविजन पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट के दिल में गांव और किसान है। उन्होंने कहा, इस बजट में देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। किसानों को आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव और हमारे किसान हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम बजट को सर्वस्पर्शी बताया और कहा कि ये किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर विश्वास जताया कि ये बजट भारत को कोविड संक्रमण के बाद के अवसर का इस्तेमाल करके वैश्विक परिदृश्य में मजबूती से उभरने में सहायक होगा और भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा। अब जहां भाजपा ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, तो वहीं विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि ये बजट लोगों से छल है और इसमें आम लोगों को इस तरह से नीचा दिखाया गया है जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार लोगों के हाथों में पैसे देने के बारे में भूल गई है। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। उधर टीएमसी नेता और राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने बजट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, भारत का पहला पेपरलेस बजट 100% विजनलेस भी है। इस फर्जी बजट का थीम सेल इंडिया यानी कि भारत बेचो है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बीमा सेक्टर बेचा जा रहा है, 23 सरकारी कंपनियां बेची जा रही है। सरकार ने आम आदमी को इग्नोर कर दिया है, किसानों को नजरअंदाज कर दिया है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं है और गरीब होता जा रहा है। उधर वाम दलों ने आम बजट को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ बयानबाजी ही हुई है। इस बजट से सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के लोगों को फायदा होगा। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि ये बजट ना तो आम लोगों और ना ही अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिए है, बल्कि ये अमीरों को अमीर तथा गरीबों को और गरीब बनाने वाला है। उन्होंने ट्वीट किया, बजट उन लोगों के साथ विश्वासघात है जो कोरोना महामारी और मंदी की दोहरी मार झेल रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को जन विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि ये जनता को छलने वाला बजट है और राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा देश के संसाधनों को निजी क्षेत्र के लोगों को बेच रही है। शिवसेना ने दावा किया कि केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र की अनदेखी की गई है। तो देश का बजट 1 फरवरी को पेश हो चुका है। इस दशक का पहला बजट होने के नाते ये बजट खास भी है और जरूरी भी। बीता साल कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया और देश की आर्थिक विकास की गाड़ी रसातल में चली गई। केंद्र की मोदी सरकार ने कई उपायों के जरिए कोरोना संकट काल में देश के आम तबके को राहत पहुंचाने के लिए दावे किए, लेकिन आम आदमी और आम जनता इनके दावों से कितना सहमत है और उसे कितनी राहत इस बार के बजट से मिली है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।